तो जितना बजट हम सुन रहे हैं शायद हिंडनबर्ग भी। वीडियो के अंत अंत तक शायद आप भी इस बात से सहमत हो जाएं। हिंडनबर्ग कोई नॉर्मल फर्म नहीं है, कोई रिसर्च फर्म जैसे पीएचडी हम लोग करते हैं उस तरह की। यह साथ में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के टूल्स भी यूज करती है और स्ट्रेटजी भी बनाती है, प्लान भी बनाती है, और जो भी अपनी हाइपोथेसिस है उसको ज़मीन पर साकार करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन भी कुछ इस तरह करती है कि जैसे वार जोन में मिलिट्री ऑपरेशंस परफेक्शंस के साथ किए जाते हैं। रिपोर्ट्स से तो बहुत छपती रहती हैं आए दिन पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बिजनेस स्टैंडर्ड में, इकोनॉमिक आउटलुक में, और काफ़ी गंभीर रिपोर्टें छपती हैं। हिंडनबर्ग ने लेकिन एक बहुत ही कोहेरेंट रिपोर्ट छापी साइटेशंस के साथ, जो मीडिया रिपोर्ट्स है। लैंग्वेज भी उसकी एक रिसर्च वर्क की तरह जो होती है एकेडमिक, बिल्कुल जैसा कि आलोक जोशी जी ने सत्येंद्र के माध्यम से बताया, उस तरह नहीं है, उसके कहीं ऊपर है। जितने गंभीर शब्दों का यूज हुआ, फ्रॉड का यूज हुआ, कौन का यूज हुआ, इस तरह का जो भी चीज़ें हैं यूज हुई, कहीं ना कहीं वो उसमें एक आइडियोलॉजी भी छुपी हुई है जो ये संस्था लोग चलाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी पे भी हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने साफ बोला कि ये रिपोर्ट हमने 2.5 साल के रिसर्च वर्क से तैयार की है। तो आपको खुद समझ जाना चाहिए, जो अदानी जी बोल रहे हैं कि जो मेरा एफपीओ आने वाला था उसको टारगेट करने के लिए ये रिपोर्ट है, तो कोई गलत बात नहीं है। 2.5 साल अगर कोई संस्था रिपोर्ट बना रही है और जिसके बिजनेस इंटरेस्ट भी है एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर के रूप में, इस पे भी मैं आऊँगा, तो वो मोस्ट अपॉर्चुन टाइम पे ही अपनी रिपोर्ट उजागर करेगी। एफपीओ ही नहीं, जब बजट आने वाला है या आ चुका है आज, और साथ में जब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो मंदी की दास्तां है वो भी दस्तक देने वाली है, साथ में एक जो युद्ध यूक्रेन और रसिया का हो रहा है उसने भी जो दहशत फैला दी है, और कहीं ना कहीं प्रोलॉन्ग खींचने की जो उम्मीद हो, भले ही युग में लोग पार्टिसिपेट करें ना करें, लेकिन जो अनडिटर्मिनेशन आ गया है, खासकर जर्मनी के फैसले से, जब उसने लेपर्ड टैंकों को 100 लेपर्ड टैंक, जैसे कि बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है, वो यूक्रेन को देने को सहमत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च फर्म जो है वो हिस्ट्री का भी पूरा ज्ञान रखती है, और 2007-8 की फाइनेंशियल क्राइसिस ही नहीं, ये 1929 के ग्रेट डिप्रेशंस के समय जो परिस्थितियाँ जन्मी थी उसको आज के संदर्भ में भी कंपेयर करती है। अगर हम देखें तो इस बीच ऑक्सफाम की जो रिपोर्ट आई है वो भी कुछ उसी तरह की इनइक्वालिटी और इस जो फैल जाती है इस लेवल पर जिसके आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और मार्केट इन पूरी परिस्थितियों में गिरने के आगे बहुत चांस हो जाते हैं। तो ये बेस्ट मौका होता है एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर के लिए। तो पहले हम इसके मॉडल को समझ लेते हैं हिंडनबर्ग। और मैं ये एपिसोड डिज़ाइन किया हूँ खासकर अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग में हैं, शेयर मार्केट्स में हैं। एक मेरे चाचा का लड़का जो है वो भी इसी फील्ड में है। तो और मैं अपने लोगों को तैयार इसलिए करना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ियों को, कि हिंडनबर्ग मॉडल कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टडी और रिसर्च और बिजनेस का स्कोप भी स्वयं इंडिया में दे रहा है, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आइए पहले मॉडल को समझ लेते हैं लेमैन के जनरल पर्सपेक्टिव में। टेक्निकल डिटेल्स कुछ गलत भी हो सकते हैं तो उसमें न जाइएगा, ओवरऑल इसको कैच करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरी 1 लाख रुपए की मोटा जो असेसमेंट मेरा खुद का है या नॉर्मल मार्केट का ओरिजिनल असेसमेंट कि 1 लाख रुपए की मेरी एक दुकान है, उससे मैं 10% प्रॉफिट कमाता हूँ। अब मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, तो सबसे सीधा ऑप्शन होगा कि भाई मैं उस पर लोन ले लूँ। तो मुझे ज़रूरत है 30,000 रुपये की, मान लीजिए। तो अगर मैं लोन ले लेता हूँ तो मान लीजिए मुझे ब्याज पे वो 7-8% में मिलता है। और इस 30,000 रुपये को लगाने पर मुझे पता है
कि मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा यूज करूँ अपना सिस्टम, कुछ इसको सुधारूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो जो 10% से 20% हो जाएगा। तो मुझे बचा कितना ब्याज देने के बाद? 2 या 3%। और अगर इस तरह से मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा तो मुझे घाटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरा जो तरीका है पैसे एकत्रित करने का, वो है मार्केट से। और क्यों ना मैं अपने 1 लाख की जो पूंजी है उसको मैं 100 शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ 1-1 हज़ार के, और उसमें से 30 शेयर को मैं मार्केट में ले आता हूँ बेचने के लिए। तो मुझे 30,000 रुपये भी मिल जाएंगे, और मुझे जो मेरा 30% प्रॉफिट में हिस्सा भी देना पड़ेगा। और जो लोग पैसा लगाए हैं इन्वेस्टर्स, वह जो 10% में पहले कमाता था और 10% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें वो भागीदार हो जाएंगे। तो टोटल उनको 6% देना पड़ेगा। तो कुल मिला के फिर भी अगर बैंक से मैं मान लीजिए 8% पे लेता था तो 2% मुनाफा होता था, मुझे 4% का मुनाफा हो रहा है अपने होने वाले 20% के मार्जिन में। और साथ में अगर परिस्थितियाँ विपरीत आती हैं, कुछ इधर उधर होती हैं, तो वैसे ये रिस्क जो है वो बाकी के शेयर्स में शेयर होल्डर जो है उनमें भी बट जाएगा। एक तो ये तरीका था। यहाँ वैल्यूएशन जो था वो मेरा खुद का था, ओरिजिनल था, पर यह कम से कम वैल्यूएशन था। जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए में मैं 10% पैसा इनमें मुझे फ़ायदा हो रहा था। 30,000 लगाने पर अगर 10% का मार्जिन आ रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने जो शेयर हैं उनको 1,000 के बजाय मैं कहीं ना कहीं, जब 2 लाख का काम हो रहा है, प्रॉफिट 2 गुना जाने की है, तो इस प्रॉस्पेक्ट्स के हिसाब से मैं इसको हर एक शेयर की कीमत 2,000 रुपये तक भी कर सकता था। जो भी होता, संबंधित लोग ना कुछ होते तो 1,500 रुपये तक तो इसको ले लेते, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। इस वैल्यूएशन को, इसको ओवर वैल्यूएशन नहीं कह सकते हैं। एकाएक आपके पास कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाए और आप प्रॉफिट और ज़्यादा बता दें और स्कोप आ जाए, या पूरी की पूरी सरकार आपके साथ खड़ी हो जाए, तो वैल्यूएशन और भी बहुत आगे हो सकता है। उस हिसाब से शेयर भी बढ़ाया जा सकता है। खैर चलिए, ये तो वैल्यूएशन पे इस पर बाद में आएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, जब आपके पास और वैल्यूएशन बढ़ाना हो, मान लीजिए मैं 5 गुना करना चाहता हूँ और भले ही मैं उतना प्रॉफिट ना दिखा पाऊँ, या उतने मेरे पास थिंक टैंक नहीं है, या उतना प्रॉस्पेक्ट्स में ना कर पाऊँ। 5 गुना मतलब 30% अगर मैं शेयर बेचता हूँ तो 30,000 की जगह कितना आ जाएगा? करीब 1.5 लाख। तो इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? कोई पागल तो है नहीं आदमी मार्केट में कि इसको तुरंत भैया खरीद लेगा आके तुरंत, हाँ मुझे शेयर दे दीजिए, आप ही के पास जादू का पिटारा है। तो मैं एक तरकीब निकालता हूँ, कुछ अपने दोस्त यार को जो एकदम बहुत घनिष्ठ हैं उनसे कह देता हूँ, यार मैं 1-8% शेयर आप ले लो इस रेट पे, बाकी हम आप बाद में समझेंगे अपना हला भला अलग तरीके से हाई रेट पे। 1-8% ले लेते हैं, और कुछ कंपनी के जो मुनाफा है कुछ दिन बाद, क्योंकि नई नई कंपनी है, लोअर मार्जिन से काम हो रहा है, तो जो भी पैसा होता है उस हिसाब से मान लीजिए 30,000 रुपये आ ही गए तो 20% का मुनाफा भी हो जाता है। तब 30% शेयर भी नहीं वो देता है, बल्कि मतलब कुछ परसेंट ही शेयर हमने लिए थे, 30% नहीं बेचे थे उस मतलब कंपनी ने, लेकिन 30,000 रुपये मिल गए थे ओवर वैल्यूएशन के कारण, और कंपनी को बड़ा मुनाफा भी हो गया इस इनिशियल स्टेज से। तो ये मार्केट में वेव क्रिएट कर देता है और यहीं से शेयर की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाती है। अगली बार क्या होता है, हम कहते हैं दोस्त फिर एक बार कर दो यार, तो शेयर की वैल्यू और बढ़ जाए। तो दोस्त कहता है यार 30,000 रुपये पे 10% मुनाफा तुमको होना था, और तुमने 5 गुना, मतलब जब 1,000 का शेयर था तो 30% मैं शेयर ले लेता, लेकिन तुमने मुझे 5 गुने पे महंगा दिया, तो मेरी हिस्सेदारी तो तुम्हारे में शेयर 30% भी नहीं मिले, और क्या बोलते हैं, मुझे तो नुकसान ही हो रहा है। मुझे तो 30% शेयर मिलने चाहिए थे, मुझे तो तुमने बहुत कम परसेंट शेयर दिए।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसमें जो बड़ी हिस्सेदारी है, मान लीजिए कि 2 ही 3% से, मान लीजिए 1000 का शेयर था, 5 गुना था, तो मान लीजिए 6% शेयर कंपनी ने लिए थे, मतलब दोस्त ने। तो इस 6% शेयर, बाकी जो 94% था वो ओरिजिनल कंपनी के पास रहा। तो जाहिर सी बात है कि उनको जो भी मुनाफा देना पड़ेगा वो 6% के हिसाब, शेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो पैसा किसी और का, मुनाफा किसी और का। यही चीज़ें, अब वो दोस्त राज़ी नहीं हुआ, तो नया तरीका क्या है, चाहे ठीक है भाई तू अपनी पोजीशन पे बना रहे, शेयर का जब दाम वो बढ़ेगा तो अपना बेच के अपना पैसा खाली कर लेना, अगर तुझे लगता है, लेकिन अभी बना रहे। तो कुछ पैसे जो हमने प्रॉफिट कमाए हैं उसके द्वारा हमने कहीं एक फर्जी की कंपनियां कुछ रिश्तेदार के माध्यम से, मॉरिशस का रूट अपना के, दोस्तों के माध्यम से हमने खोली और हमने फिर से अपना ऑफर शेयर बेचना चालू कर दिए। तो चूँकि पहला रिजल्ट आया है भाई, इन्वेस्टमेंट होने से कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, तो फिर से वहाँ से वो कंपनियाँ, जबकि वो रहती हैं ओरिजिनल कंपनी की, वो दिखाने के लिए ख़रीद लेते हैं। और इसी जंजाल में फिर पहले फंसते हैं कौन, अगर इसी बीच में किस्मत है तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है, मान लीजिए एग्जाम्पल LIC है, SBI है, ये सब आ जाते हैं, तो नाम हो जाता है यार कि यार ये सब काफ़ी रिसर्च करके और घाटे का सौदा नहीं करते हैं, तो इनकी भी मदद मिल गई। तो कहीं ना कहीं फिर आगे चल के रिटेल इन्वेस्टर भी जुड़ना चालू हो जाते हैं। अब कुछ सालों में पता लगता है कि कंपनी ने 30% शेयर जो बेचे, और ये जो 30% शेयर बेचे वो 5 गुना रेट पे बेच दिए, तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए उनको मिल गए। और प्रॉफिट जो था वो 30,000 से भी उतना ही होता, 10 से 20% वो उतना ही सपोज दिखाया गया। तो बाकी 1,20,000 जो पैसा था वो कहीं ना कहीं ये फिर उसको कंपनी ने इन्वेस्ट किया दूसरी नए एसेट खरीदने में, उसी कंपनी के नाम पे, जो भी समझिए। तो यहाँ पे भी शेयर के दाम तो बढ़े ही, लेकिन जो नया एसेट आया, पैसा दूसरे लोगों का है, और जो 70% भागीदारी है वो जो ओरिजिनल कंपनी है उनके प्रमोटर्स की ही बनी रही। इस ओवर वैल्यूएशन से नुकसान किसको हुआ, जिन लोगों ने 5 गुने रेट पे ये शेयर्स खरीदे। 5 गुने रेट पे इन्होंने जो 1.5 लाख, अगर ये 30,000 रुपये ही देते, 1,000 रुपये पे ही ये शेयर लेते, तब भी उनको उतना ही प्रॉफिट मिल जाता। और बाकी जो पैसा है वो कहीं और दूसरे काम धंधे में इन्वेस्ट करके उससे भी वो रिटर्न पाते, और एसेट के मालिक वो स्वयं होते। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन, ये फिर इसी तरह से ये चेन आगे बढ़ती ही चली जाती है, और कहीं ना कहीं इसमें बीच बीच में रिटेल इन्वेस्टर जो कुछ पैसे पाता है, वो प्रॉस्पेक्ट देखता है, उसमें फंसता, धीरे धीरे फंसना चालू करता है। तो कुल मिला के एक तरह से ये एक तरीका हो जाता है पूरे मार्केट से जो करेंसी है, पैसा है, वो जो ओवर वैल्यूएशन फर्म है उसके शेयर्स में जाने का। रिटेल इन्वेस्टर कम है तो कोई बात नहीं, अगर पब्लिक सेक्टर्स के बड़े बैंक हैं, LIC हैं, अगर वो भी अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लोगों का चूँकि पैसा लगा रहता है, तो गर्दन अंत में उन्हीं की कटने वाली होती है। तो अब चूँकि बड़े बड़े एक ही कॉरपोरेट नहीं, अगर ऐसे कई कॉरपोरेट हो गए और इस तरह से स्टेक बढ़ते जाते हैं, प्रोविडेंट फंड है, ये सब कुछ है, जो भी ये चीज़ें हैं, तो नुकसान, इनइक्वालिटी जो होती है वो नॉर्मल बिजनेसेस की होने लगती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की होने लगती है। बैंक जो है अपना इन्वेस्टमेंट बड़े कॉरपोरेट्स की तरफ ज़्यादा लगाने लगते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा रिस्क भी ले लिया होता है, और दूसरी तरफ खुद के चलने के लिए वो नए तरह के ताम झाम करते हैं, नए नए फाइन ईजाद करते हैं। मान लीजिए ज़्यादा ATM आप यूज करेंगे तो ज़्यादा फ़ाइन लगेगा, पासबुक बनवाएंगे तो उस पर फ़ाइन बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत तरह के तिकड़मों से बैंक फिर अपना भी बैलेंस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा है वो सिस्टम से, पूरी मार्केट से निकल कर वो जो ओवर वैल्यूड फर्म है उस तरफ जाता है, उसके शेयर्स भी बढ़ते चले जाते हैं, वो नए नए एसेट खरीदते चले जाते हैं। लेकिन इसका बैड इफ़ेक्ट ये होता है
कि जो जीडीपी ओवरऑल बढ़नी रहती है वो इस इनइक्वालिटी के कारण उतनी बढ़ती नहीं है, क्योंकि पूरे देश की जो पैसा है, रिसोर्सेस है, वो हम कुछ हाथों में ही भले ही दे दें तो उसको फिर से आगे नए वो कंपनी भी, जो भी कंपनी बंद हो रही हैं, जो अभाव से दूसरे छोटी मोटी कंपनियां उनको भी वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप एकाएक उसी हिसाब से उनको रन नहीं कर सकते हैं। जितने 100 लोग रन कर रहे थे अलग अलग फील्ड से अपने अलग अलग, तो पहले आप एक्विजिशन करोगे, समझोगे, अपने मॉडल पे लाओगे, या उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, खुद इतना बड़ा मैनेजमेंट आपका नहीं है, तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक लैग फेज होता है। इस दौरान जो ओवरऑल इफ़िशियंसी होती है वर्क की और जो प्रोडक्टिविटी की वो कम हो जाती है, बेरोज़गारी भी फैलती है, और फिर उसके बाद महंगाई और प्रोडक्शन ये सब भी जो आप देख रहे हो, मंदी, इन्फ्लेशन, आप जो इस समय हर लेवल पे आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, तो ओवर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जो फिनोमिना है वो यही नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, वो बहुत जगह बाहर भी देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो ये टेंडेंसी शेयर मार्केट की हैं, इस तरह की जो चीज़ें चल कर चाहिए, टैक्स हेवन्स की, सेल कंपनियों की, इस पर पूरी तरह से जो लगाम नहीं हो पाती हैं, और बहुत से उभरती अर्थव्यवस्था में रेगुलेटर्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, यहाँ तक कि डेवलप्ड वाले में भी जो उनको समय पे एक्शन लेना होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, और फंडिंग चूँकि आजकल सत्ता पे ज़्यादा काट, जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, कारपोरेट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो ज़्यादातर एक ही पार्टी को भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रेशर्स में भी जो होना चाहिए हो पाता नहीं है। इस इनइक्वालिटी के बीच में सफ़र करती है जीडीपी, और उसके साथ महंगाई और मंदी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब जगह दिखने को मिलती हैं। पर ये कब तक चलती है? ये तब तक चलती हैं जब तक एक लिमिट पहुंच जाए। तो 1929 में भी जो लिमिट थी आर्थिक असमानता की, वो कुछ इसी तरह थी कि 1% लोगों के पास करीब 40% वेल्थ हो गई थी, और वही स्थिति ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो भी इसी तरह हो गई है। युद्ध तब हो चुका था, उसके बाद बूम आया था, और बूम के बाद क्या बोलते हैं, फिर मार्केट बैठी थी। यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ है आज, लेकिन युद्ध की संभावना है। युद्ध की इस संभावना ने जो एक अनडिटर्मिनेशन यूरोप में ला दिया है, उससे जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्री के हैं वो प्रभावित होंगे, खासकर चाइना, जो भले ही अभी कोविड से निकल रहा है और इकॉनमी से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट में उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। वही जो इसका डोमेस्टिक कंजम्पशन है, चूँकि कोरोना के कारण डेथ भी बहुत हुई हैं, तो उसी का माहौल है नहीं उस हिसाब से, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी उस हिसाब का जो होना चाहिए एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए, वो रहेगा नहीं। इंडिया के सामने समस्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, खरीदते बहुत हैं, एक्सपोर्ट पहले से ही कम है। इन स्थितियों में एक्सपोर्ट और भी कम हो जाएंगे, तो इंटरनल कंजम्पशन भी डाउन ही जा रहा है, या मान लीजिए बजट में आज छूट भी है तो कुछ इससे बढ़े भी, लेकिन ओवरऑल जो ये पूरा सिनारियो है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, अभी कल फेडरल बैंक का भी कुछ दिनों में आने वाला है कि क्या ब्याज दरें फिर बढ़ती हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फिर से इंडिया से कहीं शिफ्ट करेगा। तो इन पूरी चीज़ों को आकलन हिंडनबर्ग ने कर रखा था, और ये रिपोर्ट उसने दी। तो रिपोर्ट से ही ऐसा नहीं है कि अदानी जी के शेयर गिर पड़े, उनकी रेपुटेशन है 17-18 कंट्रियों पे जो भी उन्होंने करा, मतलब कंपनियों का, वो कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट तक वो वहाँ तक गए, उनको नुकसान हुआ, लेकिन वो बिजनेसमैन भी है। तो 2.5 साल पहले से ही जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वह अदानी की चढ़ती हुई मार्केट में और भागते हुए सब कुछ देखते हुए वो उनमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे, और जो भी ट्रेजेक्ट्री अदानी फर्म चल रही थी तो उसके हिसाब से शेयर भी बढ़ रहे थे, तो बढ़ते जा रहे थे। अब सिचुएशन जो आ गई है, IMF की रिपोर्ट कल आई गई है, ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे नहीं है। जर्मनी और यूक्रेन और रशिया वाला मैंने बता ही दिया, युद्ध भी प्रोलॉन्ग है, और जिस तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो अब आता जाता है रहा है। वेज कारपोरेट मॉडल का आप देख ही रहे हैं, वेजेस उतनी बढ़ी नहीं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशन तो सब कंपनियां चाहती हैं, लेकिन कोई मेहनताने का पैसा नहीं देना चाहता है। शराब की दुकानें ही ले लीजिए,
दुनिया भर का बार सिस्टम सब कुछ आ गया है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि जो सेल्समैन है, जो लिखा पढ़ी करता है, जो सरकारी दुकान बैठा है, क्या उसको सेमी स्किल्ड लेवल कैटेगरी का मेहनताना मिल रहा है ऑनलाइन? 15,000 रुपये महीने के उसको ऑनलाइन मिलने हैं? नहीं मिलते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं अंदर अंदर, और बाकी वो कैसे कमाता है, ओवर सेलिंग क्या है क्या नहीं, उसमें मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। तो प्राइवेट सेक्टर का स्लोगन तो खूब हुआ। हमारे बिजली कर्मचारी बहुत हैं जो सीढ़ी लगा के बिना हेलमेट के भी चढ़ जाते हैं और रिस्क वाला काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, किस हिसाब से वर्क करते हैं, ना गवर्नमेंट के बराबर दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो आप उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, क्या वर्क के हिसाब से उतना है, महंगाई के हिसाब से उतना है? तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कहीं ना कहीं वेल्थ ऊपर की ओर इकट्ठा हुई, और जो मेहनताने का जो पैसा मिलना चाहिए वो हिसाब से मिलता नहीं है। मिलता है अगर कहीं, तो मुझे जो लगता है वो टाटा में मिल जाएगा। टाटा का अगर कोई आदमी कहेगा सरकारी नौकरी, टाटा की नौकरी बराबर हो जाएगी, लेकिन कोई कह दे कि रिलायंस या अदानी या दूसरे समूहों में उस टाटा जैसा सिस्टम मिल जाएगा, तो ये मेरी पर्सनल राय है भाई, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इससे जो आर्थिक असमानता फैली, तो डिमांड भी ये ले डूबती ही है, फिर प्रोडक्शन रुकता है, उसके बाद महंगाई की मार। और इन्वेस्टमेंट लोग कॉरपोरेट इसलिए नहीं करते हैं कि यार डिमांड है नहीं। तो तरीका क्या है? तरीका यही सब है, शेल कंपनियां खोल के शेयर को बढ़ाओ, जितना पैसा ले सको, और एसेट लो, खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ। लेकिन जो वास्तव में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ज़मीन पे मैन्युफैक्चरिंग के हब्स लगने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो डिमांड ना होने की वजह से लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट्स करते नहीं हैं। तो इस सीमा पे पहुंचने पर आगे जाके डाउनसाइड इफेक्ट हिंडनबर्ग ने पढ़ लिया था, तो उसने फिर ये रिपोर्ट उजागर कर दी। और जब रिपोर्ट उजागर की, तो ऐसा नहीं है कि वो मार्केट के ही माथे था कि हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और तुरंत वो गिर जाएगी। जो भी उसने पहले से इन्वेस्टमेंट किया रहेगा इनडायरेक्ट रूप में, तो वहाँ से उसने उस ताश के पत्ते को जो महल तैयार हुआ ओवर वैल्यूएशन से, उसको ट्रिगर देने के लिए उन्होंने अपना ट्रिगर यूज किया। अपना ट्रिगर कि भाई जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था आप सेल करना चालू कर दो। वो ट्रिगर जैसा ही पकड़ा रिपोर्ट ट्रिगर, तो फिर मार्केट ने भी उसको कहीं ना कहीं कैच कर लिया। ये मेरी सोच है, क्या पता मार्केट ने खुद कैच कर लिया। लेकिन जिस हिसाब से जो उनकी एक्यूरेसी रेट है सब फर्मों में, और जिस हिसाब की जो उनकी थिंकिंग है, जिस हिसाब की उनकी रिपोर्ट है, जिस हिसाब की उनकी लैंग्वेज है, और जिस हिसाब से अदानी साहब ने जब 413 पन्ने की जो रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से तुरंत शेयर मार्केट खुलने के पहले तुरंत जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ये प्लान्ड वे में काम करते हैं। कोई इसमें इलीगल काम नहीं है। ये आपकी कमियों को देखते हैं, अपने रिसर्च वर्क को देखते हैं, मार्केट परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन साथ साथ ये विशुद्ध मार्केट के भी लोग नहीं हैं। मैंने जैसे बताया कि इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस की तरह काम करने की है, और इनकी एक खुद की सोच आइडियोलॉजी भी है। जहाँ पे इनको ओवर वैल्यूएशन, जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं इनक्वालिटी से भी कहीं ना कहीं नफरत है, क्योंकि उनको पता है कि इनक्वालिटी से बहुत सारी जनता दिक्कत में आ जाती है, और बहुत सारे जो प्रोग्रेस होना चाहिए और रिसोर्स, उसमें भी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जब 413 पन्ने की रिपोर्ट में अदानी जी ने जब जवाब दिया, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने एक सुझाव भी दिया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सुना, लेकिन जो मेरा गेस था उन्होंने दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन हिंडनबर्ग ने ये भी मतलब उसने पहले से अनुमान लगाया था, कहीं ना कहीं अदानी जी इसको इंडिया या राष्ट्रवाद से भी जोड़ने लग जाएंगे। इसका कारण इसलिए है कि इनइक्वालिटी का जो माहौल है, और जिस हिसाब से जो हमला हुआ, और बड़ी फर्म वो है ही है, लेकिन बहुत से LIC है, बैंक है, सब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो कोई भी बड़ा कॉरपोरेट जो होता है, जो लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, भले ही लोन है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उनके लिहाज से वो इस तरह से चीज़ें देखने लगता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है। तो तुरंत उसने उस राष्ट्रवाद के मुद्दे को तुरंत काउंटर भी उसने बहुत तेज़ी से कर दिया। और कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया
कि जो ओवर वैल्यूएशन जो उस तरह से वो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज का पम्प एक डायरेक्शन में हो रहा है और मार्केट पूरा पूरा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ये सब बातें, जो उस तरह की बातें कुछ उसने अपने रिस्पॉन्स में दिया, तो ये सब पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के प्रति जो उसकी समझ है, ऑक्सफाम जैसी पता नहीं कितनी मतलब उस जैसी रिपोर्ट्सों को भी बहुत गौर करते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, किसी कंट्री के बारे में दुर्भावना भी नहीं रखते हैं। कहते साफ साफ बोले कि इंडिया जो है बहुत ग्रोइंग कंट्री है, डायनेमिक है, और जो प्लस है माइनस अपने हिसाब से वो बोलने में संकोच भी नहीं ही करते हैं। तो ये था हिंडनबर्ग मॉडल। अब ये मॉडल जो है, ये कितना उनकी समझ है, सही है कि नहीं सही है, लेकिन जो भी वो प्रपोजिशंस करते हैं उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करते हैं। और उन्हें ये भी पता है कि अदानी जी के ग्रुप में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसा कि कल अभी शीतल जी और श्रवण गर्ग साहब और मुकेश जी का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर निपेंद्र नागर जी जो बोल रहे थे कि 6% लोग ही आमतौर पर शेयर मार्केट में जाते हैं, अदानी में रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम तादाद में हैं। तो जो भी खलबली है वहाँ हुई, लेकिन फिर चूँकि LIC है, बैंक है, ये सब हैं, तो वो इतनी तेज़ी से बिकेंगे नहीं, इसलिए इतना इफेक्ट जो है नहीं होगा यहाँ पर, रेगुलेटर सारी उतनी तेज़ी से आगे ना बढ़ें। तो और फिर जिस तरह से पूरी कॉरपोरेट लॉबी ने अदानी जी के फॉलो ऑन ओपन को सक्सेस बनाया, तो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग ने अदानी जी ने दूसरी गलती की। पहली गलती तो जो 413 पन्ने की रिपोर्ट थी उसको राष्ट्रवाद से जो जोड़ दिया गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, जैसा कि मैंने जिक्र बताया आपको शुरू में कि 1 लाख का एसेट है तो टेक्नोलॉजी कौन सी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कौन सा है, मोनोपोली कहाँ है, उस हिसाब से वैल्यूएशन कहीं भी जा सकता है। फ्यूचर वैल्यूएशन भाई प्रॉफिट कम है, तो अगर मेन उसी पे रहते वो, तो शायद क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद पे जाने की जरूरत है। और राष्ट्रवाद पे जाते ही फिर अलग तरह की डिबेट भी, दूसरे कॉरपोरेट्स हैं, फिर नीचे आम व्यापारी हैं जो GST में फंसा रहता है और दूसरी चीज़ों में क्या, वो भी राष्ट्रवाद उसके लिए नहीं आएगा। तो उसमें थोड़ा सा वो गलत डायरेक्शन में चले गए, उनकी टीम ने उनको सही सजेशन नहीं दिया। बाकी 413 पढ़ने की रिपोर्ट में जो उन्होंने बोला वो मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी थी। फिर फॉलो ऑन ऑफर में भी जो ओवर सप्रेशन हद से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे भी जो अदानी ग्रुप ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हिंडनबर्ग को दिखा दी। भाई फॉलो ऑन ऑफर आपको पूरा करना था, आप कर लेते, थोड़ा बहुत ओवर सप्रेशन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। वो स्ट्रेंथ आपको आगे कहीं जब कहीं और हिंडनबर्ग या कोई और सेकेंडरी चैनल से कुछ और आता तो आप उसके लिए आप यूज कर सकते थे उन रिसोर्सेस को। और इन सब में हुआ क्या कि जो मेन चीज़ है, जो अदानी जी को जो नुकसान है वो रिटेल इन्वेस्टर्स उतना आया नहीं। और जो जैसे कल रिपोर्ट थी, मीडिया की रिपोर्ट, निपेन जी बता रहे थे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी उतना भागीदारी नहीं किए। तो कहीं ना कहीं कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो और ये अपनी जो स्ट्रेटजी अदानी जी की है, इसको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक LIC और जो फॉरेन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इतना जल्दी जाने वाले हैं नहीं। और नहीं हिंडनबर्ग जो है वो एकाएक जो उसने 85% ओवर वैल्यूएशन बताया है, वो पूरा 85% ही एक बार में वो जाने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की भारी संख्या न होने के कारण एक दिक्कत है। लेकिन मार्केट परिस्थितियां जैसे आगे के अनुसार, जैसा कि मैंने ओवरऑल सिनारियो बताया, मार्केट डाउन साइड जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मंदी का जो भी आंकड़ा है, कहीं ना कहीं बजट ने भी जो रिलीफ दिया है, टैक्स रिलीफ, उसमें कुछ काउंटर करने की कोशिश की है। रिपोर्ट का भी असर हो सकता है, मैं भाई अदानी जी का भी असर होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो भी अभी ट्रेड ऑफ हुआ है, तो कुछ उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया है, अभी जो भी लॉस हुआ है 20-25% जो भी आया है, खबर 5-6 लाख करोड़ का, तो उसमें जो भी अभी मुनाफा उन्होंने एक पहले फेज में बना है वो बनाया है। आगे सिचुएशंस और भी अगर
बल वो होती है, तो जब LIC और बैंक के ग्राहक या उनमें कोई दिक्कतें आएंगी, ओवरऑल शेयर मार्केट पे जब मंदी का असर अगर कुछ दिखेगा, या US बैंक में अगर उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ये सब हो जाता है, तो उन स्थितियों में फिर जब और इलेक्शंस भी सर पे है और राष्ट्रवाद और कॉरपोरेट को जोड़ के जो विपक्ष और हावी होगा, जाहिर सी बात होना ही है, तो यानी ऐसी स्थितियों में जब प्रेशर्स और बढ़ने लगेंगे और इंक्वायरी और जाहिर सी बात है इन पर सेबी RBI की इनिशिएट होने लगेंगे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर जो मार्केट करेक्शंस हैं हिंडनबर्ग या और भी जो है वो भी होने के चांसेस हैं। खैर ये तो पूरे मॉडल की बात थी हिंडनबर्ग की, उसके मतलब मोडस ऑपरेंडी की बात थी, उसके टारगेट की बात थी, उससे मिशन की बात थी, उनकी तरफ से मैं लिहाज बता रहा हूँ। अदानी जी जो सोच रहे हैं, तो कहीं भी जो दोनों चीज़ों में पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत की बात नहीं होती है, लेकिन कुल मिला के हमें जो देखना है अपने रेस्पेक्ट में देखना है। एक तरीका हिंडनबर्ग का है इनइक्वालिटी ख़त्म करने का, और कैपिटलिज्म जो भी है वो बना रहे और कंपनियां उस हिसाब से अच्छे हिसाब से चलें, अच्छी प्रोग्रेस हो। और मैं उसे बहुत देवता भी नहीं मानता हूँ, रिसर्च पर मैं बिजनेस भी वो एक्टिविस्ट और सेलर खुद बोल रहे हैं, तो मुनाफा भी उनका वो है। लेकिन हमको स्वयं अपने कारपोरेट्स को सोचना चाहिए कि हम मार्केट युग में हैं और हम गलतियाँ कर रहे हैं उसके लिए हम उससे देश से नहीं जोड़ सकते हैं, और प्लस जो मॉडल हम अपना रहे हैं क्या उससे इंडिया मैक्सिमम ग्रोथ GDP की पा रहा है क्या? जैसे कल बड़े बड़े लोग उद्योगपति अदानी जी के सपोर्ट में आ गए, क्या वो फिर से एक साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सोलर एनर्जी या इतनी बेरोजगारी फैली है, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, सबका टीम वर्क करके ऐसा नहीं कर सकते हैं ताकि देश में इनइक्वालिटी घटे, वो भी बढ़ें, लेकिन देश के लोग भी तो बढ़ें। अगर सरकार अपने हाथ प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर से खींचती जा रही है, प्राइवेट पे जिम्मेदारियां देती जा रही है, तो ये प्राइवेट की जिम्मेदारी नहीं है, खासकर कारपोरेट्स की, कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, माइक्रो इंटरप्राइजेस और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब कहीं ना कहीं ऊपर चलते रहें। कि ये कॉरपोरेट की मतलब हो गया है कि कॉरपोरेट ही बढ़े और बाकी हम दूसरे मार्केट जो हमारे यहाँ उसको हम कैप्चर करते रहें। अरे सब लोग साथ बढ़ते रहें और हम भी बढ़ते रहें, और हमारा जो स्ट्रेंथ बढ़े तो हम बाहर की मार्केट में और तेज़ी से बढ़ें। तो ये सोचना पड़ेगा। नहीं, नंबर 1 की पोजीशन, 3rd की पोजीशन, तो अदानी जी अभी कुछ दिन पहले तक 3 पोजीशन पे थे, अगर एक भी पहुंच जाते तो क्या एक से ऊपर तो ना चला जाते। भाई उन्होंने बहुत लाइफ में मेहनत की, हर बिजनेसमैन ऊपर नीचे बहुत करता है, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी कल रिलायंस को किसी का था, आज अदानी जी को किसी का भी है। मेरी आइडियोलॉजी स्वयं कांग्रेस से प्रेरित है, तो लेकिन मैं स्पष्ट बात कहता हूँ। लेकिन 3 नंबर मिलने से और फिर आपने एकाएक देखा आप 11 पे पहुँच गए, फिर आगे कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं, तो आप जो अचीव करना था, टॉप मोस्ट पोजीशन पहुँचना था, पहुँच चुके। अब आपको और दूसरे कारपोरेट्स को सोचना है कि हमको देश को उस दिशा में ले जाना है जहाँ पर सब लोग बढ़ते रहें और हम भी उसी हिसाब से रेशियो में बढ़ें। ये सोच एक्चुअली में गांधीयन सोच है। कारपोरेट को इस देश के ट्रस्ट के तरह ट्रस्टीशिप थ्योरी पे चलना है। मैं एकदम कम्युनिस्ट अप्रोच भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें भी दिक्कत हो जाती है कि चंद गवर्नमेंट के नाम पे, लोगों के नाम पे पूरी वेल्थ वहीं हो जाती है। लेकिन कम से कम जो भी एंजल्स हैं, मार्क्स हैं, उनके विचार्स हैं, जो आप दूसरे के प्रति अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो फिर आप केवल अपने विषय में ही सोचते हैं, तो ये भी किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये आम राय डेमोक्रेसी में नहीं डेवलप कर पाएगी, ये खास राय डेवलप करेगी। तो लेफ्ट और राइट का जो बैलेंस्ड मिश्रण है, वो जिम्मेदारी है कि समाज में जो सबसे मजबूत लोग हैं वो ले, और मार्केट में चल रहे हैं तो फिर उसको सरकार या देश से फिर ना जोड़ा जाए।
ये भी जिम्मेदारी है। अच्छा करें तो सबको क्रेडिट मिले, कहीं दोष आए तो अपने ऊपर लेने की भी करें। वो दूसरे को बांटने से, अगर वो बांटेंगे, अच्छा सब लोग ले लेते हैं, दोष कोई बांटने वाला नहीं होता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और बाकी जो हमारे दूसरे पर्सपेक्टिव में आते हैं, अपने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में, कि हिंडनबर्ग मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल्स है जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, IIM में हर जगह हैं। इस मॉडल के जरिए आप एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। कहीं क्रोनिक कैपिटलिज्म है, ओवर वैल्यूएशन है, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। पत्रकारिता भी जगा सकते हैं, पत्रकारिता को रिसर्च लेवल पे पत्रकारिता का इफेक्ट कैसे हो सकता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा भी कहा ना कि मिलिट्री ऑपरेशंस के तरह आपने जो सोचा क्या वही पूरी तरह सही है और उसी लेवल तक हम एग्जीक्यूट कर लेंगे ही, करना ही होगा, इससे बचना होगा। हिंडनबर्ग ये कर सकता है क्योंकि उसके साथ जो टीम है, उसके साथ जो रिसोर्सेज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं। वो 85% ओवर वैल्यूएशन बोल रहा है, मैं उससे सहमत नहीं भी हूँ वास्तव में बताऊँ, लेकिन ओवर वैल्यूएशन है। लेकिन हिंडनबर्ग जो उसकी स्ट्रेटजी है, जो उसके रिसोर्सेस हैं, जो उसका माइंडसेट है, तो वो उससे पूरी कोशिश करेगा कि हम 85% तक डाउनग्रेड कर दें आने वाले समय में। ये इंडिया के हिंडनबर्ग की मैं अपने हिंडनबर्ग को क्या कहता हूँ कि इस दायरे से थोड़ा वो बचें। ओवर वैल्यूएशन जो है बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन की जो ज़मीन है वह मैंने बताया ना कि वो केवल प्रेजेंट पे ही नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे होती है। तो उम्मीद है ये पूरा डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये भारत जोड़ो यात्रा रेडियो का ये पहला एपिसोड था। कुल मिला के जो भी प्रोग्रेस है, अगर वो मानवता के काम ना आ सकी और लोगों में इनइक्वालिटी, बेरोजगारी, महंगाई ये सब कम ना कर सकी, तो फिर आप कितनी ऊंची इमारत बना रहे, कितने बड़े कारपोरेट बना रहे, अगर आपका कारपोरेट या इमारत अगल बगल कूड़े के ढेर के बगल ही है तो क्या मतलब है? आप उस इमारत को ले जाके कहीं बाहर तो नहीं शिफ्ट कर दोगे ना। आपको तो अगर रहना है तो देशी में, हाँ देश से बाहर जाने की बात हो तो भाई उसके लिए तो दूसरी बात है। और जो लोग देश से बाहर छोड़ के समय चले गए यहाँ का सब कुछ पाने के बाद, कल वो चांद पे भी चले जाएं तो उसमें भी कोई मुझे ज़्यादा शक या ज़्यादा संदेह नहीं होगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। मनीष जायसवाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू।